Hello students, this is Chitranshu Singh, one of the faculty member of पाठशाला क्लासेस। आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया है आपको, कि लीगल एप्टीट्यूड को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आज एज अ फैकल्टी मेंबर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, उसकी रिलेवेंसी के बारे में, किस तरीके से आपके मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि क्लैट, डीयू, एएमयू, एलेट में आता है। स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली स्किप करके क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे। सबसे पहले उसका थोड़ा सा जानेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एसेंशियल्स क्या होंगे, और थोड़ा बहुत उसके प्रोविजंस के बारे में भी नोटिस करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ दें, कॉन्सेप्ट को छोड़ दें और डायरेक्टली जंप करें क्वेश्चंस पे जो आपको समझना है। आप अपने हिसाब से लगाएंगे और वो क्वेश्चन अल्टीमेटली गलत होगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियोस को, और वीडियो में हम धीरे धीरे देखेंगे किस तरीके से इसके प्रोविजंस मायने रखते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व में। चलिए आते हैं सबसे पहली स्लाइड पे। बात करें इंट्रोडक्शन की, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहता है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग एंड फॉर विच अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैज बीन कंसर्न। तो सिविल रॉन्ग क्या है? ये सिविल रॉन्ग जैसे कि डेफिनेशन आपको बता रही है, इसका मतलब ये है कि ये क्रिमिनल तो नहीं है कहीं से कहीं तक। अब सिविल रॉन्ग है तो यहाँ पे सिविल लायबिलिटी होगी आपकी। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पार्ट जो आप सोसाइटी में करते हैं, किसी के भी लीगल राइट्स को, किसी के भी जिसके भी वेस्टेड है प्रिंसिपल्स लीगल, उसको आप वायलेट करते हैं, तो ऐसे में आपकी सिविल लायबिलिटी आती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आगे जाने से पहले कि लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं भी कोडिफाइड नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है इसका। इट इज़ अ जज मेड लॉस। जजेस ने जैसे जैसे प्रिंसिपल्स आए वैसे वैसे इसको बनाते गए, इसकी चीज़ें आती गई, लोगों ने बताया जैसे कि उसी हिसाब से ये इसके प्रोविजन सेटअप हुए। अगर बात करें इसके बैकग्राउंड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है कि इट इज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज़ नोन एज टॉटम। टॉटम का मतलब क्या है? टॉटम का मतलब है ट्विस्टेड। दैट कंडक्ट ऑफ अ पर्सन विच इज ट्विस्टेड इन नेचर, विच इज नॉट स्ट्रेट इन नेचर, वो आता है टॉर्ट में। कहने का मतलब क्या है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी पर्सन से कि वो सबके लोगों के राइट्स को सम्मान दे। अगर वो रोड पे जा रहा है तो वो सीधे सीधे जाए, ना कि किसी भी एक घर में घुसे, किसी के बारे में उल्टा सीधा बात करे जिससे कि उसकी डिफेमेशन हो, ट्रेसपास हो। ये सारे प्रोविजंस हमारे टॉर्ट्स में कंसर्न होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, और सिविल रॉन्ग और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है स्पेसिफिकली। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जहाँ तक कंसर्न है, तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पहले से कभी भी कंसर्न नहीं होते, आपने बताया नहीं होता पहले से कि किस तरीके से आप, अगर कोई रॉन्ग होगा कमिट सोसाइटी में, तो उसके लिए आप क्या कंपनसेशन देंगे, क्या पैसे देंगे, क्या हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। यही चीज़ हम टॉर्ट में बात करते हैं, क्योंकि कुछ डिसाइडेड ही नहीं है। कौन किसके लिए टॉर्ट कमिट करेगा यही नहीं पता हमें, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कितना पैसा हमको देना पड़ेगा किसी को। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज वही है। दूसरी चीज़ पर जाएं, दूसरे स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, कह रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स की बात करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आएंगी, दोनों चीज़ें कमिट करेगा कोई भी इंसान, तो ही टॉर्ट अमाउंट करेगा, अदरवाइज टॉर्ट नहीं हो सकता। तो क्या है वो चीज़? सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट क्या है? कोई भी ऐसा गलत काम जो आप करते हैं किसी के बारे में, किसी के लिए करते हैं। और दूसरी चीज़ लीगल इंजरी। स्टूडेंट्स, लीगल इंजरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है टॉर्ट्स के लिए। लीगल इंजरी क्या है? हो सकता है कि आप किसी को किसी भी तरीके का फिजिकल इंजरी ना दें, किसी को मॉनेटरी लॉस ना दें, लेकिन कई बार जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है, आप वो चीज़ ओमिट कर जाते हैं करने से। जैसे कि किसी की प्राइवेसी को आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, किसी के बारे में, किसी की फेम को आप वायलेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है? वो आपकी लीगल इंजरी है। जैसे कि किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना डिफेमेशन अमाउंट करता है। किसी के घर में कूद जाना विदाउट परमिशन उसकी ट्रेसपासिंग है। ठीक है, यही सारी चीज़ें। तेज़ आवाज़ में म्यूजिक बजा रहे हैं जिससे कि आस पड़ोसी वाले लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी कह रहे हैं कि लीगल इंजरी होना ज़रूरी है। इसके लिए 2 मैक्सिम मैंने आपको यहाँ पे डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है।
कह रहे हैं पहला इंजूरियस साइन डेमनम और दूसरा डेमनम साइन इंजूरिया। पहले के बारे में बात कर लेंगे स्पेसिफिकली। इंजूरियस साइन डेमनम क्या है, अगर इसको हम इंग्लिश में बोलें तो कहेंगे इंजरी विदाउट डैमेजेस। इंजरी विदाउट डैमेज मतलब कि कहीं भी किसी का लीगल राइट वायलेट हो रहा है विदाउट बीइंग एनी डैमेजेस। और दूसरा कह रहे हैं डैमेज हो रहा है लेकिन कोई भी इंजरी क्रिएट नहीं हो रही, इसका मतलब है डेमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, दो केसेस में आपको इस बारे में बताऊंगा, इंजूरियस साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया का। कह रहे हैं इंजूरियस साइन डेमनम में एक केस बहुत ही फेमस केस है, केस का नाम आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं होगा, मैं उसको आपके फैक्ट्स बता दे रहा हूँ किस तरीके से बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी थे, पर्सन है ए, वो वोट करने जा रहे थे, वोटिंग चल रही थी तो वोटिंग में उन्होंने जाना था अपने कैंडिडेट को वोट करने। हुआ ये कि रिटर्निंग ऑफिसर जो वहाँ पे अपॉइंटेड थे उन्होंने उनको क्या करा, रोक दिया जाने से। उन्होंने बोला कि नहीं आप वोट नहीं देंगे, दो ए हैज़ वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड दैट डॉक्यूमेंट्स जो उनको वहाँ पे चाहिए थे वो भी थे उन पे, लेकिन इसके बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको जाने नहीं दिया। ऐसे में क्या हुआ, वो वापस आ गए, उनको डिटेन करके रखा थोड़ी देर, फिर उनको छोड़ दिया। लेकिन हुआ ये जो कैंडिडेट जिसके लिए वो वोट डालने जा रहे थे वो जीत गया। तो ऐसे में मिस्टर ए ने बोला कि इन्होंने मेरे लीगल राइट को वॉयलेट करा है। क्या वॉयलेट किया है कि मुझे राइट टू वोट का जो मेरा अधिकार है वो छोड़ दिया इन्होंने उसको जाने से मना कर दिया, तो इसके लिए मैं इसके फाइल शूट करना चाहता हूँ। अब दूसरी चीज़ उन्होंने बोली जिनके लिए उन्होंने किया था कि इनका जो कैंडिडेट था वो तो जीत गया ऑलरेडी, ऐसे में किसी तरीके का मेरा तो कोई गलत काम नहीं किया मैंने, ये ना भी करते वोट तो भी वो जीत गया, तो इसमें क्या दिक्कत हुई, क्या डैमेजेस हुए ना। ऐसे में जज ने बोला कि इससे मतलब नहीं है कि उनका कैंडिडेट जीता कि नहीं जीता, आपने उनको वोट नहीं करने दिया, प्रॉब्लम यहाँ पे आई। इंजरी इस चीज़ की हुई कि राइट टू वोट आपने उसको नहीं करने दिया। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे इस तरीके की इंजरी आएगी, भले ही कोई डैमेजेस ना हुआ हो, कोई प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं है उनके लिए, कोई मारा नहीं आपने उनको, लेकिन फिर भी उनका राइट आपने वॉयलेट कर दिया। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं डेमनम साइन इंजूरिया का, यानी कि डैमेज विदाउट इंजरी। यानी का क्या मतलब है इसमें, एक स्कूल था, उस स्कूल के सामने उसी के टीचर ने कुछ दिन बाद एक स्कूल खोल लिया दूसरा। हुआ ये इसके रिजल्ट से कि उनकी जो फीस थी उन्हें घटानी पड़ गई, क्योंकि लोग वहाँ पे मूव कर रहे थे दूसरे स्कूल में, और भारी मॉनेटरी लॉस उनको देखना पड़ा। मॉनेटरी लॉस हुआ है तो वो चले गए कि उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे लॉस इनकर हुआ है काफ़ी सारा। तो जज ने बोला कि भले ही लॉस हुआ हो लेकिन उन्होंने अपना राइट फॉर्मुलेट किया है ऑक्यूपेशन का, उन्होंने कराया, स्कूल खोला है, तो इसमें आपकी किसी भी तरीके से कोई लीगल इंजरी इनकर नहीं हो रही, तो टॉर्ट कमिट नहीं होगा। तो स्टूडेंट दोनों केसेस में हमने देखा कि लीगल इंजरी क्या होती है, लीगल इंजरी होना कितना इंपॉर्टेंट है टॉर्ट में आने के लिए। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। जब आप टॉर्ट के बारे में देख रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में यह बात क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरीके से क्राइम से अलग है, कैसे टॉर्ट को क्राइम से अलग रखा गया है। तो स्टूडेंट 3 ऐसे पॉइंट हैं जो इसको बताएंगे कि किस तरीके से ये क्राइम से अलग है। बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि इस वीडियो में हमें ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है, और वो हम अपने क्लास लेक्चर्स में पता करेंगे कि किस तरीके से क्राइम से अलग है। डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में देखेंगे, किसके, टॉर्ट्स के बारे में। सबसे पहले कह रहे हैं टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के, कि सिविल रॉन्ग है कोई भी ऐसी लाइबिलिटी आप क्रिएट करते हैं। आपने क्या करा, आपने अपने पड़ोसी के जाके स्विमिंग पूल में नहा के आ गए, आपने किसी तरीके का डैमेज तो नहीं दिया उनको, लेकिन फिर भी क्या करा आपने, उनको उनका जो राइट था प्राइवेसी का वो वायलेट कर दिया। ये सिविल रॉन्ग है। ऐसा ही सिविल रॉन्ग आपने देखा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ब्रीच करते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट को किसी के, तो क्या होता है, वो भी एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो भी अंतर है टॉर्ट में और ब्रीच में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, वो हम देखेंगे दूसरे में। लेकिन फिलहाल देखते हैं सिविल रॉन्ग टॉर्ट है, वहीं पे क्रिमिनल रॉन्ग है क्राइम, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है उसके लिए आपका। दूसरा कह रहे हैं इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग। इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइवेट रॉन्ग का क्या, जब भी आप टॉर्ट कमिट करते हैं किसी भी पर्सन से, तो वहां पे क्या आता है आपका, वहां पे आप उस इंडिविजुअल को हार्म कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन आप उसको हार्म दे रहे हैं, सोसाइटी से इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आप किसी के घर में कूद गए, वहां पे ट्रेसपास कमिट किया, तो वहां पे आप उस पर्सन को उसके लिए रॉन्ग कर रहे हैं।
सोसाइटी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। दूसरी चीज, भले ही हम पब्लिक रॉन्ग में देखें तो क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। कैसे? अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है, तो मर्डर करने से क्या हुआ, आपने एक डेंजर की सिचुएशन पैदा कर दी सोसाइटी में। लोगों को ये थ्रेट आ गया, लोगों को डर आ गया कि भाई वहाँ पे मर्डर हुआ है, कल को ऐसा ना हो कि हम लोगों में से भी कोई आ जाए। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ क्राइम का बेसिक एसेंस है कि ये पब्लिक रॉन्ग है, पब्लिक एट लार्ज पे आती है बात। तीसरा पॉइंट जो मैंने इसमें रखा है वो है कंपनसेशन और वहाँ पे पनिशमेंट। टॉर्ट में स्टूडेंट्स आपको कंपनसेशन देना पड़ता है क्योंकि सिविल रॉन्ग है, सिविल लाइबिलिटी इनकर होगी। ऐसे में आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो डैमेजेस उसके हो रहे हैं, जो भी नुकसान उसको झेलना पड़ रहा है, उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे क्राइम में आप स्किप नहीं कर सकते अपनी लायबिलिटी को पैसे देके। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे पनिशमेंट देखना पड़ेगा, इम्प्रिजमेंट होगी आपकी, फाइन भी चार्ज हो सकते हैं, लेकिन इम्प्रिजमेंट वहां का मेजर रोल प्ले करेगा क्राइम में, ठीक है। तो एक चीज तो ये हुई, हमने देखा डिफरेंस दोनों चीज में, टॉर्ट में और क्राइम में। दूसरा डिफरेंस, क्योंकि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए, और वहां पे मैंने बताया था कि ये सिविल रॉन्ग भी है और सिविल रॉन्ग में भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का प्रावधान है, जो कि टॉर्ट्स में देखा हमने। तो टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में अब डिफरेंस देखेंगे। दूसरा, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला तो यही डिफरेंस है कि टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। अनलिक्विडेटेड का मीनिंग हम जानते हैं क्या है, जहां पे अमाउंट या सम पहले से डिसाइडेड नहीं होता, पहले से हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ पेपर पे लिखा ही नहीं है। हमने थोड़ी लिखा था कि मैं आपको ट्रेसपास करूंगा आपके जाके, और अगर ऐसा हुआ मैंने ट्रेसपास कर दिया तो मैं ये पैसे आपको दूंगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। जब डिसाइडेड नहीं है, जब कहीं लिखा हुआ नहीं है, रिटन नहीं है, तो ऐसे में हम अमाउंट भी असेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। ऐसा क्यों? प्रीवियस वीडियोस में जब कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोस आपके सामने आई थी तो वहां पे एक चीज बताई गई थी आपको कि यहां पे ए और बी में जब भी एक सर्टेन ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन में उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अगर कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी भी ऐसा होगा कि इफ बी और ए फुलफिल नहीं कर पाए अपने एक्ट को, अपने काम को जो डिसाइड किया है वहां पे, ऐसे में उन लोगों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज हुआ आपकी लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये डिसाइडेड है पहले से कि अगर नहीं करा तो ये अमाउंट देना पड़ेगा। टॉर्ट्स में ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं आता। और दूसरा कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने डिफरेंस रखा है यहाँ पे, नो प्रिविटी, और वहां पे कह रहे हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो प्रिविटी मीन्स टॉर्ट्स में प्रिविटी होना जरूरी नहीं है कहीं से। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि यहां पे आप ऐसा नहीं, प्रिविटी का मीनिंग मैं आपको बता दूं पहले। प्रिविटी का मीनिंग क्या होता है कि जो भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जो लोग भी डिसाइडेड है जहां पे, वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं, वही एक दूसरे को ला सकते हैं कोर्ट में, ये बताने के लिए कि इसने मेरा जो काम था, जिसके लिए हमने डिसाइड किया था, वो चीज नहीं हुई। स्टूडेंट्स, ऐसा टॉर्ट में नहीं है कहीं भी। टॉर्ट में क्या होता है, कई बार जब सर्वेंट की कार ड्राइव करके जा रहा है, सर्वेंट कार ड्राइव करके जा रहा है अपने मालिक की, ऐसे में अगर उसने कोई भी टॉर्ट कमिट कर दिया तो दैट मास्टर इज ऑल्सो लायबल। टॉर्ट में क्या है? टॉर्ट में अगर ए और बी ही जा रहे हैं कहीं पे और उन्होंने एक ने एक्सीडेंट कर दिया और उनका था कि कॉन्ट्रैक्ट में कि कहीं से कहीं तक भी कोई भी सेफ्टी ली जाएगी, तो उसमें वो लायबल होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम। राइट इन रैम क्या है? राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। जहां भी टॉर्ट कमिट होगा, जिसके लिए भी टॉर्ट कमिट होगा, आपको राइट है अगेंस्ट होल वर्ल्ड कि आप उसके लिए क्या ले सकते हैं, अपने कोर्ट में जा सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या, राइट इन पर्सोनम है, टू दी पर्सन पॉइंट बात करते हैं। ए और बी दो लोग पर्सन थे, एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, ऐसे में जब भी कोई ए या बी में से, दोनों में से कोई भी अपनी लाइफ एक्ट को या ओमिट करेगा, कोई भी काम को जो करने हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से कर सकते हैं, सू कर सकते हैं एक दूसरे को। यही पर्सोनम है। प्रिविटी जैसा ही कुछ कुछ है, सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। स्टूडेंट, थर्ड स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्यादा, क्योंकि यहां पे हमने अप्रोच के बारे में बात करी है। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जितने भी स्टडी करा है, लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हैं, वो लोग देखते नहीं है एग्जाम को, स्टडी नहीं करते कहीं से कहीं तक। हमें यही गलती नहीं करनी, हमें अप्रोच पे जाना है।
हमें देखने कौन कौन सी चीज़ें रिलेवेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं रिलेवेंट जिनके लिए हमें फोकस करना है। ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक जो हुए हैं पिछले पेपर्स में क्लैट के, हालांकि क्लैट ने तो पैटर्न ही बदल दिया इस बार, 2020 का जो पैटर्न आया है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से अलग है बिल्कुल। अब आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आया करेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, वहाँ से आपको प्रिंसिपल एक्सट्रैक्ट करना है और वो प्रिंसिपल आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ये चीज़ बिल्कुल अलग है, अभी तक हमने प्रीवियस पेपर्स में नहीं देखने को मिली। एलेट ने अपना पैटर्न अभी भी वही रखा है कुछ, जहाँ पे फैक्ट, प्रिंसिपल और क्वेश्चन आते हैं। और एमयू की बात करें यहाँ तक, तो एमयू में आपसे किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, टर्म्स पूछे जाएंगे, कोई लीगल मैगज़िन भी पूछा जा सकता है, ऐसी चीज़ें आपके बारे में आएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टॉट को किस तरीके से पढ़ें क्लैट में। स्टूडेंट, फॉर क्लैट रिलाई ऑन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे आपको स्टिक रहना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो आप एक जस्ट एन इंग्लिश स्टूडेंट की तरह कुछ भी पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आंसर देंगे। वो आपके लिए एक लीगल टर्म नहीं होगा, वो आपके लिए लीगल पैराग्राफ नहीं होगा, वो आपके लिए एक इंग्लिश जैसा पैराग्राफ होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। और ऐसे में आप वही लगाएंगे जो आपको ठीक लग रहा होगा, वो नहीं जो लॉ के नज़रिए में सही है। क्लैट में जाने के लिए क्लैट हमेशा फोकस करती है कि स्टूडेंट्स को कुछ पार्ट लॉ का आना चाहिए, हमेशा। इसीलिए वो बोलती है अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली कि लीगल रीजनिंग पे फोकस किया जाए। लीगल रीजनिंग में इन चारों चीज़ों पे आपको फोकस करना ही है, क्योंकि टॉट्स भी इसमें 25% वेटेज रखती है। तो बात कर लेते हैं। तो रिलाई ऑन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मेजर पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग क्लैट एग्जामिनेशन 2020, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट को पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट क्या है? ऐसा टॉट जो स्टेट के खिलाफ होता है। अगर स्टेट अपने किसी सर्वेंट से आपको टॉट कमिट करती है, आपका कुछ गलत होता है, ऐसे में आपको क्या करते हैं, आप डायरेक्टली उसको सू करते हैं। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट में आती है। पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर्स में आती है कई बार चीज़ें। तीसरा पॉइंट है न्यू एंड इमर्जिंग लॉज, इमर्जिंग टॉट्स। जो भी नए नए टॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो टॉक्सिक टॉट के बारे में। टॉक्सिक टॉट क्या है? जो भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉल्यूशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, हर दिन इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी है, तो वो चीज़ आपने टॉट के लिए डाली है कि ये चीज़ एक टॉक्सिक टॉट में आएगी। ये इमर्जिंग में है, बिल्कुल नया डेवलपमेंट है। पुरानी टॉट कहीं से कहीं तक नहीं कहती थी कि टॉक्सिक टॉट भी कुछ चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, लॉ डायनेमिक है इन नेचर, जब भी जो चीज़ होगी वो चीज़ टॉट उसमें लॉ में इंक्लूड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट फोकस करिए पेपर्स में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं जिनके बारे में बात की जाती है उस पर। एरिया फोकस की बात करें अगर, तो हमें पूरा टॉट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टॉट पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट नहीं हैं, अभी सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं लॉ में जाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों में कि लॉ पूरा पढ़ जाएंगे तो हो जाएगा, ये भी गलत है। लॉ पूरा पढ़ना ही नहीं है हमको। पढ़ना क्या है? कुछ मेजर टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक जो हमने एनालाइज करे हैं प्रीवियस पेपर से, जो कि इसमें आने चाहिए। तो कौन से हैं फोकस करने वाले? सबसे पहले कह रहे हैं जर्नल डिफेंसेस, जर्नल प्रिंसिपल्स जो है, दोनों ही चीज़ें हैं। जर्नल प्रिंसिपल्स भी एक पॉइंट है और जर्नल डिफेंसेस भी एक पॉइंट है टॉट में। दूसरी चीज़ डिफेमेशन है, किसी के बारे में गलत का बोल दिया आपने, किसी की मानहानि हो गई, ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। 2020 का सैम्पल पेपर जो इशू करा है उसमें भी ये पॉइंट है कहीं ना कहीं, उसमें क्वेश्चन है इस चीज़ का, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ये बार बार पूछे गए हैं, पहले भी पूछे जाते थे। उम्मीद ये भी है कि इस बार भी इन पे फोकस दिया जाएगा काफ़ी हद तक। उसके साथ साथ एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, किस तरीके से लायबिलिटी एब्सोल्यूट होती है और स्ट्रिक्ट होती है, इंडियन कॉन्सेप्ट और बाहर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखेंगे। वेटेज की बात कर लें अगर, तो वेटेज 25% है लीगल सेक्शन का। ऑल अराउंड क्वेश्चंस में से आपका 25% टॉट आएगा। सोचिए इंपॉर्टेंस कितनी है टॉट्स की। टॉट्स के क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आप क्लैट में जो टॉप मोस्ट एनएलयूज हैं वहाँ पे जाने तक की आराम से सोच सकते हैं,
और अगर इन्हीं में कहीं गड़बड़ होती दिखी आपको तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सैंपल पेपर इसका। स्टूडेंट सामने आपके एक लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्लैट का क्वेश्चन है जो सैंपल पेपर में देखने को मिला है हमें। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको इसका एक्सट्रैक्ट बता देता हूं। ये क्वेश्चन डिफेमेशन पे दे रखा है आपको, डिफेमेशन में, और साथ साथ इसके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन डाल के दे रखा है। सबसे पहले बताया है कि डिफेमेशन होता क्या है, और आर्टिकल 19(1)(a) जो राइट टू स्पीच के ऊपर है वो किस तरीके से मिक्स करके दिखा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा जहां पे दो अलग अलग लीगल पोर्शन को मिक्स करा हो, लेकिन यहां पे ऐसा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन देने लग गए। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ इसके टॉट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे कॉन्सेप्ट पे, उसके प्रिंसिपल्स पे नहीं जाएंगे, बारीकियों पे नहीं जाएंगे, तो कहीं भी आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। आप पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे, आप क्वेश्चन पे जाने में टाइम वेस्ट करेंगे, और कंफ्यूज होंगे, वो भी अलग। बात कर लें इस पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ में डिफेमेशन के ऊपर बताया है कि किस तरीके से डिफेमेशन जो है राइट टू स्पीच के लिए कर्टेलमेंट करता है। आप किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं बोल सकते, खासतौर से ऐसा नहीं जो कि उसके लिए डिफेमेटरी हो, यानी कि अपमानजनक हो। कहीं भी उसकी रेपुटेशन जो उसकी है सोसाइटी में, कहीं भी इन्फ्रिंज कर रही हो, उसकी वायलेट हो रही हो उसकी रेपुटेशन को, फेम को, उसके आपके बोलने से उसके बारे में जो सोसाइटी के चार लोग हैं वो उसके लिए एक गलत धारणा बना लें, उसके बारे में उसको गलत नज़रिए से देखने लग जाएं। ऐसा अगर कुछ भी होगा तो वो डिफेमेशन अमाउंट करेगा। उसके बारे में उन्होंने 2 केसेस भी दिए हैं इनमें, कहाँ कहाँ पे, पब्लिकेशन पे। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफेमेशन एंकर होने के लिए टॉट में थर्ड पर्सन तक नोटिस आना चाहिए, थर्ड पर्सन को नोटिस में आना चाहिए कि इसके बारे में कुछ गलत कहा गया है। जैसे कि ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, और अगर ए ने बी को कुछ भी डिफेमेटरी बोल दिया, वहां तक टॉट नहीं हुआ। टॉट कहां पे हुआ? जब सी ने उसको सुन लिया, सी ने पता कर लिया कि बी चोर है, ए ने सी को बोल दिया, सी डी ई एफ जितने भी अलग अलग लोग हैं उनको सबको बोल दिया कि बी चोर है। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में उसने उसको डिफेमेटरी कर दिया, डिफेमेटरी सेंटेंस दे दी उसके लिए। अब उसकी रेपुटेशन, लोग उसको एक अलग तरीके से देखेंगे। यहां पे भी वही चीज कह रहे हैं। अब उसमें दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि मेयर पब्लिकेशन इज नेसेसरी, या लोगों तक आना जरूरी है। ठीक है, ये चीज इसमें दी है। इसके बाद इन्होंने 2 केसेस बताए हैं, मद्रास हाई कोर्ट के बारे में बताया है स्टूडेंट्स। इसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन हमें बताया है नीचे, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, जो उन्होंने उसके एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप दिया उससे क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी जिक्र नहीं है उन चीज़ों का, लेकिन प्रिंसिपल आपको उस पैराग्राफ का, उस कॉम्प्रिहेंशन का ही लगाना है क्वेश्चन में। अगर आप डिफेमेशन को ऊपर देख लेंगे, एक पॉइंट जो मेजर ऊपर कॉम्प्रिहेंशन में बताया है वो बताया है कि क्या डिसीज पर्सन को भी डिफेमेट किया जा सकता है। तो उसमें पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि हाँ, अगर वो इंसान जीवित होता, अगर वो इंसान जी रहा होता, जीवित होता, ऐसे में वो अगर ये चीज़ें सुनता तो वो डिफेमेशन अमाउंट करता। इसी तरीके से डिफेमेशन होगी इस पैराग्राफ के लिए। क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन एक बैंक के बारे में बता रहे हैं। एक मिस्टर कुमार जो उसके मैनेजर थे एबीसी बैंक के, वो पास अवे हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ? एक नए मैनेजर आए। उन्होंने क्या करा? उन्होंने फंड्स को थोड़ा सा मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, फंड्स अपने नाम पे करवा लिए, जिस भी तरीके से जो भी किया होगा, और नाम लगा दिया किसका? प्रीवियस मैनेजर, दैट इज मिस्टर कुमार। उनके लिए डिफेमेशन करा, उनको बारे में एस्टैब्लिश करा ये चीज़ कि वो गलत काम कर रहे हैं। हाउएवर
इंक्वायरी सेटअप हुई, देखा गया जब चीज़ों को, तो ये मालूम हुआ कि नहीं, मिस्टर कुमार वॉज नॉट लायबल, जो हैं दोषी हैं वो मिस्टर स्वामी हैं, यानी कि नए मैनेजर हैं, उनने मिस अप्रोप्रिएट किया था चीज़ों को और नाम डाल दिया था मिस्टर कुमार का। ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई, कंफर्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी बोल रहे हैं कि क्या डिफेमेशन होगी, क्या डिफेमेशन के लिए लायबल करा जाएगा उनको या नहीं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। स्टूडेंट क्वेश्चन के जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि सिंस मिस्टर कुमार इज नो मोर ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिफेमेशन। सबसे पहले कह रहे हैं कि वो डिफेमेशन नहीं होगा क्योंकि मिस्टर कुमार तो जीवित ही नहीं है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि रेपुटेशन मिस्टर कुमार की हुई है, इन्फ्रिंज हुई है, वायलेशन हुआ है उनकी उसका फेम का, इसीलिए अमाउंट करेगा डिफेमेशन। तीसरा कह रहे हैं कि जो स्टैब्लिश थी, जो पब्लिश कराई गई है चीज़, इसीलिए पब्लिश के द्वारा कराई गई कोई भी चीज़ डिफेमेशन में नहीं आएगी, इसीलिए डिफेमेशन नहीं कहेंगे। या फिर चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि ये चीज़ जो उन्होंने डिफेमेशन में बोली थी अपने मिस्टर स्वामी कुमार के बारे में, वो चीज़ गलत साबित हो चुकी है, अब गलत साबित हो गई है, तो ऐसे में वो डिफेमेशन नहीं होगा। चारों पॉइंट आपके बारे में दे रखे हैं, चारों पॉइंट के प्रिंसिपल कॉम्प्रिहेंशन में दे रखे थे जो हमने पढ़ा था। इसको एनालाइज करिए, इसको पॉज करके बाद में वीडियो के देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके प्रिंसिपल क्या कह रहा है। प्रिंसिपल को एक्सट्रैक्ट करिए और क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चन का देखिए। फिलहाल इसके आंसर के बारे में बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये डिफेमेशन होगा क्योंकि उन्होंने उनके बारे में बोला है। तीनों में से तीनों बाकी के पॉइंट गलत हैं, तीनों बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। जो आंसर सही है वो है कि उनकी रेपुटेशन को वॉयलेट किया है, उनको डिफेम किया है उन्होंने, इसीलिए डिफेमेशन अमाउंट करेगा। ठीक है, ये तो होगी क्लैट की बात। तो क्लैट में आपने देख लिया कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ क्वेश्चन किस तरीके से प्रिंसिपल बेस्ड हैं। अब यही प्रिंसिपल्स हम अपनी क्लास में पढ़ाएंगे आपको, डिफरेंट वीडियोज़ में, डिफरेंट क्लासेस में कॉन्सेप्ट आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी क्वेरीज लेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब ये चीज़ अगर आप बिना पढ़े जाएंगे एग्जाम में तो यहीं पे आप लैग कर जाएंगे, टाइम भी वेस्टेज होगा और आंसर भी गलत। अगले पे आ जाते हैं। स्टूडेंट क्लैट की बात करने के बाद आएंगे एलेट पे। कुछ मिलती जुलती चीजें हैं, कॉन्सेप्ट की बात भी करेगा वहां पे, लेकिन फैक्चुअल नॉलेज इज मस्ट। एलेट में फैक्चुअल नॉलेज मस्ट हो जाती है बिल्कुल। फैक्ट्स की बात करेंगे, फैक्ट दे रखे होंगे आपको एक प्रॉपर, और फैक्ट देने के बाद आपसे उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रिंसिपल समझिए, उसका फैक्ट समझिए और फिर दोनों को अप्लाई करके आंसर दीजिए। ये हमें एलेट में करना है। रिलाई ऑन कॉन्सेप्ट एज वेल एज फैक्चुअल नॉलेज, जो कि मैंने आपको बताया। लीगल मैक्सिम, लीगल टर्म्स, फेमस केस लॉज। एक जो क्लैट थोड़ा सा क्लैट से अलग है एलेट, वो है लीगल मैक्सिम के टर्म्स में, लीगल टर्म्स के। तो इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा भी पूछी जाती है आपसे, लीगल मैक्सिम पूछे जाते हैं, साथ साथ इसके फेमस केस लॉज भी पूछे जाते हैं। इस पर भी फोकस रखना है। बीच बीच में जैसे कि मैंने दो तो बताई हैं आपको, इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया। एक बहुत ही फेमस है वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया। ठीक है, ये सारे मैक्सिम आपको ध्यान में रख के चलना है जब भी आप एलेट के लिए अपीयर होंगे तो, या प्रिपरेशन करेंगे तो। दूसरी चीज़ कर लेते हैं, एरिया जो फोकस करने हैं वो सेम एज क्लैट है, वही चीज़ आपको पढ़नी है जो मैंने आपको बताया था ऊपर सेक्शन में। जनरल प्रिंसिपल्स, डिफेमेशन, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। क्लैट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एलेट के लिए ऑटोमेटिक प्रिपरेशन आपकी होती चलेगी। साथ साथ इसके 2-3 पॉइंटों को आपको देखना है इन एडिशन। वेटेज वही है, 25% है लीगल सेक्शन का। टॉट एक क्वेश्चन पेपर देख लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है इसमें। ठीक है स्टूडेंट,
स्टूडेंट प्रिंसिपल्स आपको दे रखा है क्वेश्चन 75 पे देखिए, कह रहे हैं अंडर अ सिविल एक्शन ऑफ डिफेमेशन ट्रुथ ऑफ द डिफेमेटरी मैटर इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, एरियाज टू बी फोकस पे जनरल डिफेंसेस मैटर करते हैं। ये उसी का क्वेश्चन है कि डिफेमेशन में आप कब बच सकते हैं। एक्सेप्शन पे भी आता है डिफेमेशन का, जब आप पढ़ेंगे तो उसके एक्सेप्शन में भी आएगा कि किस तरीके से आप डिफेमेटरी सेंटेंस बोलने के बाद भी बच सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ है, वो क्या है कि अगर आपकी बोली गई बात सही है, अगर आपकी बात में सच्चाई है, तो वो डिफेमेशन कहीं से कहीं तक भी अमाउंट नहीं करेगी। यही देख लेते हैं, यही प्रिंसिपल भी हमारा बता रहा है कि सिविल एक्शन में ट्रुथ ऑफ डिफेमेटरी इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस। ट्रुथ है अगर आपकी बात में, तो डिफेंस आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि गोलमाल सिंह एक है, एक कैरेक्टर यहां पे दे रखे हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया फंड को, और फंड जब ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ सिविल लायबिलिटी इनकर करके, तो उसके लिए उनको क्या हुआ, 3 इयर्स का एक तो सस्पेंशन हुआ और 2 लाख रुपए उनसे लिए गए। ऐसे में एक लोकल लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर है उसने उनके बारे में क्या करा, लिख दिया, छाप दिया अपने पेपर में। छापा क्या कि गोलमाल सिंह के 2 लाख रुपए का हर्जाना भरना पड़ा है, अवार्ड कराए 2 लाख रुपए उनको। अब ये चीज़ क्या हुई, गोलमाल सिंह इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने बोला कि मेरे लिए इन्होंने गलत बात कैसे कर दी, किस तरीके से इन्होंने छाप दिया, और मैं ये डिफेमेशन का केस दाखिल करूंगा यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, हो सकता है डिफेमेशन यहाँ पे? बात करें अगर क्वेश्चन की, तो प्रिंसिपल में ये बात बोल रखी है पहले ही कि ट्रुथ जो है, स्टेटमेंट में अगर ट्रुथ है तो वो डिफेमेशन नहीं अमाउंट कर सकता कहीं से कहीं तक। इट इज द ओनली एन एब्सोल्यूट डिफेंस टू डिफेमेशन। यहां पे भी वही चीज कह रहे हैं। अगर आप जाना चाहें इनमें ऑप्शंस में तो देखिए, कह रहे हैं न्यूज़पेपर वाज रिपोर्टिंग द फैक्ट्स व्हिच आर ट्रू, सी पॉइंट, सो इट कैन नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन। जो भी डिफेमेशन उसने छापा है, जो भी पब्लिश किया है, वो अपने आप से बनाई गई बातें नहीं है। जो था, जो है, जो लोगों को पता है, वही चीज पब्लिश करी है। ट्रुथ है बात में, और जब ट्रुथ है तो आप पे डिफेंस भी है। कोई आपको डिफेमेटरी के लिए लायबल नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एलेट में देखने को मिलता है। स्टूडेंट बात करें एलेट के बाद एएमयू लॉ एंट्रेंस की, तो एएमयू लॉ एंट्रेंस बहुत कुछ अलग है क्लैट और एलेट से। अलग कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की बात नहीं करनी कहीं से कहीं तक। जितना भी हमने क्वेश्चन देखे एलेट और क्लैट के, वो चीज़ एएमयू लॉ एंट्रेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एएमयू लॉ एंट्रेंस में आपको लीगल नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, और इसके साथ साथ लीगल मैगजिम, फेमस केसेस और लीगल टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है। सीधा सीधा डायरेक्ट टर्म्स पूछा जाएगा, जैसे कि व्हाट डू मीन बाय डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है, 4 ऑप्शन होंगे। टॉट कहाँ से ड्राइव हुआ है, ठीक है, टॉटम का क्या मीनिंग है, ये सारे क्वेश्चंस आपको 4 ऑप्शन देके पूछे जाएंगे एएमयू लॉ एंट्रेंस में। तो स्टूडेंट जैसे कि देखा हमने क्लैट और एलेट में, यहां से बिल्कुल ही अलग चीज आपको एएमयू में देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे फोकस करिएगा, किसमें, एलेट और क्लैट में। एएमयू में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे नहीं जाना, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, समअप करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, और आने वाली क्लासेस में जब भी हमारा बैच शुरू होगा 25 अप्रैल से, तो वहाँ पे हम आपको प्रोविजंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। फॉर मोर लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। साथ साथ इसके आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 25 अप्रैल 2020 से आ रहा है, शुरू हो रहा है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। And also kindly visit our website www.pathshala.com. Thank you.